नमस्कार नमस्कार। स्वागत स्वागत। नमस्कार कल्पना, स्वागत। अनुज, स्वागत। अरे अरे, नमस्कार नमस्कार। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक? वाइट बोर्ड सब विजिबल ठीक है? आवाज चलो उसकी लगा ले रहे हैं और सही है। तो अनुज, नोट्स वगैरह बन रहे हैं? नोट्स वगैरह हो रहा है ना? उसको साथ में करते रहना, ठीक है सब लोग? ज़्यादा लेट। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, सब लोग अपने पेज से देखते रहो, ज़्यादा क्लासेस को डिले मत करना सब लोग। ऑल राइट, कल हम लोग ने क्या बात करी थी? कल जो अपना डिस्कशन हुआ था वो हुआ था बैंक की। मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। बैंक को हम लोग ने समझा था कि कैसे इन्होंने जो शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी थी, उसको इन्होंने अलग रखा। जैसे कि टाइम बेस्ड, यहां अगर बात करी जाए, टाइम टाइम जो डेविस ने यूज किया था, इन्होंने उसकी जगह क्या यूज किया? शब्द प्रोसेस। स्टेज को इन्होंने क्या बोला? फेज। एवोल्यूशन को इन्होंने क्या बोला? डेवलपमेंट। ये सारी चीजें इन्होंने, पेंक ने बहुत संभाल के रखी। पेंक ने बोला टाइम बेस्ड कुछ नहीं होता है, और प्रोसेसेस काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अपलिफ्ट हो जाए फिर इरोजन हो, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं, और चलती हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये कल हम लोग ने इन सब पे चर्चा करी थी। आज मैं आपको इनकी साइकिल पढ़ाऊंगा। हाय लीना, स्वागत। आज मैं आप लोगों को इनकी जो साइकिल है उस पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाय दीपा, स्वागत स्वागत। तो कल मोटा मोटा चीजें हम लोग ने समझ ली थी, क्या है क्या नहीं है, किसमें क्या बातें बोली गई हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आप लोग को मैंने समझाया था। हाय प्रतीक, स्वागत। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आप लोग को समझाया था। डिफरेंसेस क्या है? पेंक थ्योरी में फोर्थ पॉइंट, क्रिटिकल ऑफ डेविस। ओके ओके, ही वाज क्रिटिकल, मतलब कि उनके अगेंस्ट में। क्रिटिकल मतलब उनके अगेंस्ट में। ये पॉइंट कहाँ है? ही डिसएग्रीड, डिड नॉट कंसिडर टाइम इंडिपेंडेंट। क्रिटिकल मतलब उनके अगेंस्ट में, जो आप एग्री ना करो, दूसरे के विचार से एग्री ना करो, ये है क्रिटिकल का मतलब। ठीक है, तो उनके विचार से आप सहमत ना हो, असहमति जाहिर करो, वो है क्रिटिकल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज। ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आता है ना, क्रिटिकली एनालाइज, फिर आगे क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है? उस स्टेटमेंट के कुछ अगेंस्ट में बात करनी है। क्रिटिकली एनालाइज, उसके कुछ आपको अगेंस्ट में बात करनी है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, कैसे आप उससे असहमत हो, उससे आप कैसे असहमति रखते हो। तो ये बात है। ओके, ऑल राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइंड नाउ। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। phases of phases of landform development। phases of landform development, ये हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। पेंग्स साइकिल।
पेंक की। तो अपना डेविस वाला निपट लिए। पेंक्स लैंडस्केप डेवलपमेंट थ्योरी। पेंक्स लैंडस्केप डेवलपमेंट थ्योरी। मैंने, समझ गया ना, इवोल्यूशन शब्द नहीं इस्तेमाल किया, मैंने डेवलपमेंट बोला, क्योंकि इवोल्यूशन कल हम लोग ने देखा था किस तरीके से वो डिवीजन कॉन्सेप्ट है। इवोल्यूशन वाली बात हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये कल हमने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो कुछ पॉइंट्स लिखिए, अभी हम जहाँ समझाना होगा वहाँ समझाएंगे, कुछ चीज़ों को लिखिए। एंड आई होप आपने मे भी कुछ लोगों ने किताब पढ़ी होगी, उसमें कुछ चीज़ें आए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पढ़े होंगे डेविएशन मॉडल के, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ज़्यादा डिटेल में आपको समझना भी नहीं है, एक 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 मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रहा होगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। सो अब जो वोकैब है किताब की, आप उसको अब बेटर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, बेटर तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए लिखिए अब कुछ बातें पहले। देयर में एग्जिस्ट, लिखिए, देयर में एग्जिस्ट an initial landform at or near the base level. At or near the base level. At or near the base level origin. Hi Aparna, good evening. There may exist an initial landform at or near the base level origin. It can be because of, it can be because of upliftment of landscape, upliftment of landscape, or any other process, or any other process. क्या कह रहा है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में कह रहा है एक इनिशियल लैंडफॉर्म होगा बेस लेवल के आसपास। फुल स्ट्रेंथ आज हो गई, हाँ आज, यस, वाह, ये तो सेलिब्रेट करने का दिन है आज। सो कह रहा है पेंग साइकिल कैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एक इनिशियल लैंडफॉर्म होगा, एक इनिशियल लैंडफॉर्म होगा, ये जो लैंडफॉर्म होगा ये बेस लेवल के आसपास होगा। अब ये कैसे हो सकता है कि एक अपलिफ्टमेंट हो गया हो या कोई भी प्रोसेस हुई हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे पास एक इनिशियल लैंडस्केप आ गया है। उसको पेंक भैया ने क्या बोला इनिशियल लैंडस्केप को, कल याद है ना, इनकी जर्मन लैंग्वेज ही इनको लिए डूबी थी। तो अभी आप देखोगे कैसे कैसे वर्ड है, प्राइमरर्फ, प्राइमरम्फ, प्राइमरन, ये क्या है इनिशियल लैंडस्केप, इनिशियल लैंडस्केप को इन्होंने क्या बोला है प्राइमरम्फ। और नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल लैंडस्केप, initial landscape can undergo changes, can undergo changes associated with, ये with है, with थ्री phases। देखो यहाँ पे क्या शब्द यूज किया मैंने, phases। इनिशियल लैंडस्केप कैन अंडरगो
चेंजेस एसोसिएटेड विथ 3 फेजेस, और ब्रैकेट में लिख लीजिए फेजेस जो हैं आर नॉट टाइम बेस्ड, राइट। ये जो फेजेस हैं ये टाइम बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट, फेजेस आर नॉट सीक्वेंशियल, फेजेस आर नॉट सीक्वेंशियल। याद आ रहा है कल का लेक्चर इसमें हम लोग ने पढ़ा था? बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीजें किसने बोली थी? ये सारी चीजें बोली थी डेविस, डेविस ने बोली थी। टाइम बेस्ड सीक्वेंशियल, एक के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, ये सारी बात बोली थी डेविस ने, इन्होंने उसको बोला नहीं। तो अब हम 3 फेज पढ़ेंगे सब लोग। अब हम लोग 3 फेज पढ़ने जा रहे हैं। पहला फेज दोस्तों, इसको बोलते हैं वैक्सिंग फेज। वैक्सिंग फेज, इसी को बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, इसी को जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं ऑफस्टिंजेंडे एंट्विगलुंग। ठीक है, अब देख लो कैसे याद करना है। तो अगर ये एग्जाम में लिख दोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑफस्टिजेंडे एंट्विगलुंग, एंट्विगलुंग। अब बाकी आप लोग समझो। ऑफस्टिजेंडे एंट्विगलुंग, इसमें क्या हो रहा है? ये है ग्रोथ फेज, वैक्सिंग फेज, इसमें ग्रोथ होगी। तो लैंडफॉर्म इज राइजिंग, लैंडफॉर्म is rising rapidly, is rising rapidly, and the upliftment is accelerating, and the upliftment is accelerating. Erosion happens, erosion happens alongside upliftment, alongside upliftment। ये देखा आप लोगों ने स्टेटमेंट? डिफर कर गए यहीं पे। इरोजन हैपेंस अलोंगसाइड अपलिफ्टमेंट, उन्होंने कहा था कि अपलिफ्टमेंट होने के बाद इरोजन होगा, जो कि बाद में उन्होंने सुधारा भी, बाद की थ्योरी में उन्होंने सुधारा भी, बट इन्होंने अपनी थ्योरी में पहले ही दिया हुआ था वो चीज। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ अपलिफ्ट, बट यहाँ पे ये समझना अपने को, द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेट ऑफ इरोजन। तभी तो ग्रोथ हो पाएगी, तभी तो ग्रोथ हो पाएगी। ये दोनों एक रेट पे नहीं हो रहे हैं, एक रेट पे नहीं हो रहे हैं दोनों। रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज वेरी ग्रेटर देन द रेट ऑफ इरोजन। कल का अगर आप लोग को लेक्चर याद है, ये इतना हो गया तो बताना। एक कल वाली लेक्चर का हम आप लोग को याद कराना चाह रहे हैं कुछ, वो बताना थोड़ा जरूरी है। हाँ, तो यहां पे समझिए, कल मैंने आप लोग को बताया था 2 चीजें, एक था एब्सोल्यूट हाइट, एक था रिलेटिव हाइट। मैंने आप लोग को समिट बताया था, समिट। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ इरोजन ऑफ समिट है ना, जो रेट ऑफ इरोजन ऑफ समिट है,
वो काफी कम है रेट ऑफ इरोजन ऑफ वैली फ्लोर के। बहुत आराम से समझो हम क्या कह रहे हैं, बहुत आराम से समझो। ये है हमारा एब्सोल्यूट हाइट, ये है हमारा एब्सोल्यूट हाइट, इतना सबको समझ में आ रहा है। ये है हमारा रिलेटिव हाइट, ये है हमारा रिलेटिव हाइट। दोस्तों मैं बोल रहा हूं जो एब्सोल्यूट हाइट जो यहाँ पे समिट है, यहाँ पे ध्यान दो, जो समिट का इरोजन है, इधर अब ध्यान दो, जो समिट का इरोजन है, ये समिट का इरोजन कल मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था ना, एक मैंने कहा था कटोरी रख दो और एक के बाद एक कटोरी हटाते जाओ, ऐसे बनाया था कल। ये समिट का इरोजन हो रहा था। तो यहाँ पे जो समिट का इरोजन है वो मान लो 2 यूनिट पर सेकेंड के हिसाब से हो रहा है, 2 यूनिट पर सेकेंड के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जो वैली फ्लोर का इरोजन है वो इससे ज्यादा स्पीड में हो रहा है। जो ये वैली बनेगी इसमें, ये जो वैली बन रही है इसका इरोजन रेट मान लो है 5 यूनिट पर सेकेंड, 5 यूनिट पर सेकेंड। तब भी अपलिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे देखिए अपलिफ्टमेंट इज एक्सिलरेटिंग। तो अब एक और डायग्राम आएगा तब पूरी कहानी आप समझ जाओगे। ये इरोजन दिखा रहा हूं मैं, ये रेट ऑफ इरोजन में दिखा रहा हूं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मामला इस पीरियड में बढ़ रहा है, मामला इस पीरियड में यहाँ पे बढ़ रहा है। इरोजन भी चल रहा है लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा सिस्टम बढ़ रहा है। समझे आप लोग कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? इरोजन को मैंने रिप्रेजेंट किया है, इरोजन को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अभी हम एक और बात समझा रहे हैं, पहले ये पॉइंट लिख लो, पहले पॉइंट लिख लो उसी के नीचे, फिर हम फिर से समझा रहे हैं। रेट ऑफ इरोजन लिखो लिखो, हम इरोजन को यहाँ पे साथ में आपको दिखाना चाह रहे हैं। रेट ऑफ इरोजन ऑफ समिट्स is very less than the rate of erosion of valley floor. क्योंकि ये अभी नहीं समझोगे तो बाकी 2 स्टेजेस में दिक्कत हो जाएगी। पहले पॉइंट लिखो हम समझाएं। रेट ऑफ इरोजन ऑफ समिट्स इज वेरी लेस देन द रेट ऑफ इरोजन ऑफ वैली फ्लोर। मतलब जो वैली फ्लोर है ये जो बन रहा है इसका जो रेट है ये 5 यूनिट पर सेकेंड है, लेकिन जो एपेक्स है, एपेक्स के हटने की रेट कितनी है? एपेक्स के रेट हटने की है 2 यूनिट पर सेकेंड। ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। लेकिन हम कह रहे हैं ओवरऑल जो इस पीरियड में हो रहा है वो ये है, अल्टीमेटली ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अब आपको 2 पॉइंट एक साथ यहां पे देखने हैं, पहला वाला, दूसरा वाला और लास्ट वाला। तो पहला वाला यहां पे देखिए, लैंडफॉर्म इज राइजिंग रैपिडली एंड द अपलिफ्टमेंट इज एक्सिलरेटिंग। पूरा का पूरा जो लैंडफॉर्म है वो एक्सिलरेट कर रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इरोजन भी साथ में हो रहा है अपलिफ्टमेंट के। अब समझ में आया? और ये जो इरोजन है किस में होगा? एपेक्स में होगा और वैली फ्लोर में होगा। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है लास्ट वाले पॉइंट में। जो समिट है वो और जो वैली फ्लोर है, इन दोनों के बीच में इरोजन का क्या हिसाब किताब है। इट मीन्स वैली डीपनिंग इज फास्ट, यस यस, बट ओवरऑल जो है हमारा अभी बढ़ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं, क्या मैं इस डायग्राम को देख के कह सकता हूं यहाँ पे कि एब्सोल्यूट हाइट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज रिलेटिव हाइट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग? ये आप लोग समझे कि नहीं? इस डायग्राम को मैं देख के कह सकता हूं कि नहीं? ये आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? एक्सिलरेशन को दिमाग में समझ के रखो, एक्सिलरेशन को। हाँ, सब रिलेटिव है बिल्कुल। तो यहां पे देखो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो एब्सोल्यूट हाइट बढ़ती जा रही है ना, एब्सोल्यूट हाइट बढ़ती जा रही है, नीचे से बेस से हाइट बढ़ती जा रही है। रिलेटिव हाइट क्यों बढ़ रही है? रिलेटिव हाइट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भैया ये एपेक्स भी अब बढ़ गया ना, तो ये जो ये डेप्थ है ये पहले इसमें थी, अब ये भी तो बढ़ गई।
अब ये भी तो बढ़ गई, तो रिलेटिव हाइट भी तो बढ़ गई। ये बात हो रही है, समझ में आ रहा है? ये देखो, हाँ, क्योंकि अगर अभी नहीं समझ पाओगे तो दूसरे और तीसरे में दिक्कत होगी। इसलिए आराम से अपना टाइम ले लो और देख लो कि हो क्या रहा है। इसी पे पूरी कहानी है, इसी पे पूरी थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने चीजों को कॉम्प्लिकेट ऐसे कर दिया है क्योंकि इन्होंने साथ में इरोजन भी ले लिया है। अगर केवल जैसे डेविस की साइकिल क्यों इतनी सिंपल है, क्योंकि उन्होंने केवल अपलिफ्टमेंट लेके खत्म कर दी बात, फिर सीधे इरोजन। और ध्यान रखिएगा, डेविस ने डिपोजिशन की बात ही नहीं करी है दोस्तों। डेविस ने डिपोजिशन की कोई बात नहीं करी है, इसको 100 बार लिख लेना। डेविजियन साइकिल ऑफ इरोजन बोली जाती है, फ्लूवियल इरोजन। डेविस साइकिल में इरोज डिपोजिशन की कोई बात नहीं करी गई है। अब हम आगे चले, ऑल गुड टिल हियर? सेकेंड फेज हम पढ़ाएं, ठीक है? चलिए, सेकेंड फेज लिखिए, फेज ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट। ये लिख लो दीपा, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, फेज ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट। बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। एक सेकंड कल्पना, इसको इसको लिख लो। ये है ग्लिच फॉर्मिंगे एंट्विंगलुंग। अभी जब आप लोग लिख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ग्लिच फॉर ग्लिच फॉर्मिंगे, यही जो ऊपर वाले था, एंटविक्लुंग, फेज ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट। हाँ अनुज, पूछिए पूछिए। दीपा, यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, आपने दीपा क्या मिस किया है? दीपा, क्या मिस किया आपने? हमने यहाँ पे बताया ये ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में क्या होगा, यहाँ पे जो लैंडफॉर्म है उसका अपलिफ्टमेंट होगा। लैंडफॉर्म के अपलिफ्टमेंट के साथ साथ पेंक ने उसके इरोजन की भी बात करी है। अब यहाँ इरोजन दो तरीके का हो रहा है, एक है समिट का इरोजन हो रहा है, एक है रिफ्ट वैली, अरे एक वैली का इरोजन हो रहा है, ठीक है? सो उसी की हम बात कर रहे थे। ये जो दर है, दर जो रेट है, यहाँ पे अगर देखा जाए एब्सोल्यूट हाइट, रिलेटिव हाइट आप लोगों को मैंने बता रखा है। जो एपेक्स का इरोजन होता है मैंने कल आप लोग को बताया था। तो इसका जो एपेक्स का इरोजन है, मान लो 2 यूनिट पर सेकेंड से हो रहा है, और जो ये वैली यहाँ पे बन रही है, रिवर वैली, इरोजन होने की वजह से उसका रेट ज्यादा है, उसका रेट ज्यादा है। बट अब देखें हम लोग ओवरऑल बात करें तो हो क्या रहा है इस फेज में, इंक्रीज हो रहा है, जो हाइट है इंक्रीज हो रही है। तो मतलब जो एब्सोल्यूट हाइट है, जो नीचे से ऊपर की तरफ हाइट है, वो पूरी हर स्टेज में बढ़ती जा रही है, हर यहाँ पे जो डेवलपमेंट फेज में हम लोग देख रहे हैं। इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव हाइट भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज एब्सोल्यूट हाइट यहाँ पे बढ़ रही है। एपेक्स से अनुज, यहां से, ये है रिलेटिव हाइट, एपेक्स से लेते हैं, समिट से, ठीक है, इस पॉइंट से ये। ठीक है दीपा?
अब ये वाला पॉइंट लिखो तो हो सकता है और समझ में आए। फेज ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट, ग्लिच फॉर्मिगे एंड ट्विंगलुंग, इसको लिखो। इसमें लिखिए यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो फेज है, ये जो फेज है, ये मैंने क्या लिखा है, कांस्टेंट डेवलपमेंट। कांस्टेंट डेवलपमेंट मतलब अब यहाँ पे जो अभी तक ये यूं बढ़ रहा था, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा एक तरीके का। मीन्स हाइट इंक्रीज देन वैली मेड आफ्टर इरोजन डन। नहीं दीपा, दोनों साथ में लेके चलना है, दोनों यहाँ साथ में लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। जो वैली का बनना है, यहाँ वैली बनेगी अपनी, ठीक, यहाँ वैली बनती रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाइट भी बढ़ती रहेगी, वैली भी बनती रहेगी, दोनों चीजें होता रहेगा यहाँ पे। हाँ, तो सेकेंड फेज की अगर बात करी जाए, फेज ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट, फेज ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो दोस्तों आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है, इसमें रिलेटिव हाइट क्या होगी, कांस्टेंट। रिलेटिव हाइट विल बी कांस्टेंट। ये कैसे हो सकता है, जब समिट का जो इरोजन है वो उसी दर से हो जिस दर से वैली डीपनिंग हो रही है। समिट का इरोजन उसी दर से हो जिस दर से वैली डीपनिंग हो रही है। तो अभी जो अनइक्वालिटी थी 5 पर सेकेंड, 2 पर सेकेंड, अब वो 2 पर सेकेंड, 2 पर सेकेंड दोनों एक साथ हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? समिट का इरोजन और वैली डीपनिंग का रेट बराबर हो गया है। ये अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो बस, रिलेटिव हाइट कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा तो ये ध्यान रखो, रिलेटिव हाइट कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट डेवलपमेंट है। हमें इरोजन भी कराना है, हमें अपलिफ्टमेंट भी कराना है, और दोनों को ऐसे कराना है कि दोनों तालमेल में रहें, दोनों बराबर रहें। अगर कोई एक ज्यादा डोमिनेट कर गया तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना मामला। अगर आप अपलिफ्टमेंट ज्यादा दिखाने लग जाओगे तो पहले ही वाली फेज हो गई, इरोजन ज्यादा दिखाने लग जाओगे तो तीसरी फेज हो जाएगी, जो फेज ऑफ डिक्लाइन है। तो अपने बीच में रहना है उसको, अपलिफ्टमेंट और इरोजन को हमें साथ में रखना है। तो कैसे रख सकते हैं, रिलेटिव हाइट कांस्टेंट रख के। और तभी पॉसिबल है जब जो समिट का इरोजन हो रहा है और जो वैली डीपनिंग हो रही है वो बराबर पे हो जाए, कोई किसी पे आगे पीछे ना जाए। क्योंकि अगर हम समिट इरोजन कम कर देंगे, वैली डीपनिंग ज्यादा कर देंगे, तो हाइट हमारी बढ़ जाएगी ना। समिट इरोजन ज्यादा कर देंगे, वैली डीपनिंग कम कर देंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम है, फिर भी हाइट कम हो जाएगी। तो अपने को ध्यान रखना है कि कैसे क्या बैलेंस किया जाए, और ये बैलेंसिंग की सिचुएशन ये कांस्टेंट डेवलपमेंट में ही पॉसिबल है। समिट इरोजन कम करोगे तो हाइट तो बढ़ती जाएगी ना। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। सुनो सुनो सुनो, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अरे अभी सब समझ में आएगा, तीन पॉसिबिलिटीज है। एक एक हद तक सब लोग समझना, फिर ना समझ में आए तो ये तो एटलीस्ट ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी रट लेना, हमने पहले ही आपको कहा है काफी चीजें आएंगी इसमें जो हम एक हद तक आपको समझा सकते हैं, उसके बाद आप लोग को रट लेना, ठीक है। अभी हमको एक हद तक समझाने दो, अभी हम एक हद तक गए नहीं है। ठीक है, सुनो ध्यान से, तीन पॉसिबिलिटीज क्या है, तीन पॉसिबिलिटीज क्या है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि अपलिफ्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इरोजन कम हो रहा है, अपलिफ्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इरोजन कम हो रहा है। इरोजन मतलब कि
समिट इरोजन और वैली डीपनिंग, ये दोनों बात कर रहे हैं। ये एक टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा, पता है, अभी इनिशियली रट लोगे, फिर जब किताब में पढ़ोगे, नोट्स देखोगे, तब आप बेटर समझ जाओगे। ये होता है कई बार, ये कई बार होता है। अभी आप जो हम लिखा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, उतना अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रास्प कर पा रहे हो, फिर जब किताब में आओगे, थोड़ा और समय दोगे, तो अपने आप समझ जाओगे। बस इतना ध्यान रखो, सेकेंड फेज में अपने को कांस्टेंट डेवलपमेंट कराना है। तो ना ही हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ना ही ज्यादा घटा सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हमने बताई। पहली है कि अपलिफ्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इरोजन कम हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है कि एब्सोल्यूट हाइट बढ़ेगी, रिलेटिव हाइट बढ़ेगी। रिलेटिव हाइट, अगर समिट इरोजन और वैली डीपनिंग बराबर हैं तो रिलेटिव हाइट कांस्टेंट होंगी। देखो मैंने ये इस कंडीशन को मैंने यहाँ कंसिडर किया है, समिट इरोजन इज इक्वल टू वैली डीपनिंग, रिलेटिव हाइट मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। एक ये कंडीशन सबको समझ में आई कि नहीं। अपलिफ्टमेंट होता जा रहा है और जो इरोजन है, जो इरोजन है वो दोनों की दर बराबर है। इससे पहले वाला जो मैंने केस लिया था उसमें क्या मैंने इरोजन की रेट को बराबर किया था, नहीं किया था, इसीलिए मुझे रिलेटिव हाइट भी बढ़ रही थी। दूसरे सुनो, इरोजन ज्यादा होने लगे, इरोजन ज्यादा होने लगे अपलिफ्टमेंट से, तो मेरी एब्सोल्यूट हाइट गिरेगी। ये समझ में आ रहा है सबको। रिलेटिव हाइट क्या होगी आप लोग बताओ, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट, रिलेटिव हाइट कांस्टेंट क्यों चल पा रही है, क्योंकि उसको मैंने यहाँ पे किया है। मुझे कांस्टेंट डेवलपमेंट चाहिए तो मुझे रिलेटिव हाइट कांस्टेंट रखनी है। तो क्या इन दोनों केसेस से मेरा कांस्टेंट डेवलपमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर देखो, क्योंकि एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट दोनों को सेम आना चाहिए। एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट दोनों को सेम आना चाहिए। तो अब तीसरा केस एक क्या बन सकता है, अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू इरोजन। और ये इरोजन कैसा है, जिसमें समिट इरोजन और वैली डीपनिंग बराबर है। तो क्या अब यहाँ पे एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव हाइट बोथ कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब एक बार समझिए, अब एक बार समझो, एक बार समझो, एक बार ऊपर वाला देख लो। हमने इसमें क्या किया था दोस्तों, हमने इसमें किया था, ये ग्रोथ फेज था, ये ग्रोथ फेज था। तो मेरे को ग्रोथ दिखानी है, तो ग्रोथ कैसे दिखाओगे, जो लैंडफॉर्म है वो एक्सिलरेट कर रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसका एक्सिलरेट हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इरोजन भी दिखाना है। इरोजन, दो चीजों का इरोजन, दो चीजों का इरोजन। किसका, एक समिट का इरोजन दिखाना है आपको, और एक आपका इरोजन दिखाना है वैली का। ठीक है। तो हमने बोला पहले केस में कि जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है, किससे, रेट ऑफ इरोजन से, तभी तो अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात मैंने बोला कि समिट और जो वैली फ्लोर में इरोजन हो रहा है, उसमें वैली फ्लोर का इरोजन ज्यादा तेजी से हो रहा है इन कंपैरिजन टू समिट। अब मैंने बताया आप लोग को कि ये डेवलपमेंट हो रहा है इस तरीके से, अपलिफ्ट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां पे दोनों के दोनों इरोड कर रहे हैं पैरेलली, लेकिन अल्टीमेटली हम यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं, जिसके चलते एब्सोल्यूट हाइट बढ़ रही है और रिलेटिव हाइट भी बढ़ रही है यहाँ पे। अब सेकेंड फेज इन्होंने बोला कि कांस्टेंट डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट होगा कांस्टेंट,
मतलब ये जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब रिलेटिव हाइट कांस्टेंट रहे, रिलेटिव हाइट ऊपर नीचे ना हो। रिलेटिव हाइट कांस्टेंट, इसका मतलब जो हमारा समिटल इरोजन है वो वैली डीपनिंग के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। क्या तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं? अपने को ध्यान रखना है पूरी इक्वेशन में जो हम इरोजन ले रहे हैं उसमें हमने इरोजन का मतलब ये रखा है कि जो समिट का इरोजन है और जो वैली डीपनिंग है वो दोनों बराबर है, तभी हम कांस्टेंट डेवलपमेंट करा पाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं एक टाइम ऐसा है जब अपलिफ्टमेंट ज्यादा हो रहा है और इरोजन कम हो रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है जो एब्सोल्यूट हाइट है वो तो बढ़ रही है, रिलेटिव हाइट कांस्टेंट है, तो मेरे को ये ग्राफ मिल ही नहीं पाएगा ऐसा अगर आप एब्सोल्यूट हाइट बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि फिर ये ऊपर जाने लग जाएगा। बी में मैंने क्या किया है, अपलिफ्टमेंट कम करा रहा हूं मैं, इरोजन ज्यादा करा रहा हूं। अब ये मेरा नीचे जाने लग जाएगा। सी में मैंने क्या किया, अपलिफ्टमेंट इरोजन के बराबर कराया हुआ है, अब ये मेरा ऐसे पैरेलल में जाएगा। अब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम जब एक बार आपको उस पे लाएंगे ग्राफ पे, तब इस पॉइंट्स को हम फिर से वहां एक बार समझाएंगे, जब हम आपको ग्राफ पे लाएंगे, जब हम आपको ग्राफ पे लाएंगे। हाँ, फर्स्ट में रिलेटिव भी इंक्रीज होगा, यस। हाँ, ये लिखा तो है, रिलेटिव भी इंक्रीज होगा, यस। हाँ कल्पना, तभी तो कांस्टेंट करा पाओगे। क्या कांस्टेंट लिखा है, कहां पे कह रहे हो यार? रिलेटिव हाइट कांस्टेंट इसमें करनी है, यही तो प्रीरिक्विजिट है, ये तो मस्ट है यहाँ पे। अब जिसको समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। अब थर्ड फेज लिखो। थर्ड फेज, फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन, इसको बोलते हैं वेनिंग फेज। जर्मन लैंग्वेज में एब्स्टिजेंडे, ये आई थिंक रिलेटिवली आसान है। एब्स्टिजेंडे मतलब नीचे जा रहा है ना डिक्लाइन, तो एब्सिजेंडे एब्सेंट, और उसके बाद वही एंटविंगलुंग। एंटविलिंग का मतलब फेज होता है, फेज होता है। अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यकीन मानिए मेरा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतनी दिक्कतें आपको पहले ही हो गई है, तो ये तो अब खेल है। तो देखो, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट स्लोज डाउन और स्टॉप्स, इरोजन इज ग्रेटर देन अपलिफ्टमेंट। अब ये कुछ नहीं बचा आपके लिए। समिट इरोजन is greater than valley deepening. Absolute height falls rapidly.
relative height decreases, landscape become flatter. जो अगर आप लोग को याद हो, डेविस भाई ने क्या बोला था? डेविस भाई ने जो लास्ट का बन रहा था लैंडस्केप, उन्होंने क्या बोला था उसको? कोई कुछ कहेगा? पेनी प्लेन्स, वेरी गुड। इन्होंने क्या बोला उस लैंडस्केप को? एंडरम। एंडरम। फिर कोई मुझे बताएगा रेसिडुअल हिल्स को क्या बोला गया था? रेसिडुअल हिल्स को मोनैडनॉक्स। गुड। यहां पे क्या बोला उन्होंने? इंसिलबर्ग्स। इंसिलबर्ग्स। जर्मन में इसको बोलते हैं आपका बॉर्नहार्ट। जर्मन में इनको बोलते हैं बॉर्न हार्ट। अब बताओ आप लोग को याला, ये जो लास्ट में मैंने फेज ऑफ डिक्लाइन बताया है, सबको समझ में आया कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका वो लिखाते हैं कि इसका जो मेन ग्राफ है वो अब हम थोड़ा आप लोग को बता दें। वो हम आप लोगों को अब बता दें। चलिए पहले हमें बना लेने दो, उसके बाद बनाना। वही है यहाँ पे एल्टीट्यूड और टाइम। एल्टीट्यूड और टाइम नीचे सबसे बेस लेवल मान सकते हो। ये लाइन नहीं भी खींचोगे, सबसे लास्ट से भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कर रहे कर रहे। कहाँ पे बताना अनुज? ये थर्ड वाला फेज कहाँ पे? डन, ओके।
तो ये पीक दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहो तो कोई वो नहीं है, बस यहाँ मैं रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। ये आपकी किताब में भी बना है। किताब सब लोग ओपन करिए, पेज नंबर मेरे में पेज नंबर 221 है, पुरानी वाली में चैप्टर नंबर आपका वही सेम चलेगा, 16, चैप्टर नंबर 16, उसमें देख सकते हो आप। तो अब यहाँ पे जो पहला फेज है, पहला वैक्सिंग फेज, उसमें देखिए हम लोग ने यहाँ पे इरोजन को भी कंसिडर कर लिया है। जब आप डेविस वाला देखोगे तो उसमें पहले फेज में इरोजन नहीं है। आप लोग जरा डेविस वाला वो ओपन करो, डेविस वाला जो ग्राफ बनवाया था मैंने, उसमें देखिए, समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? उसमें आप लोग देखोगे तो ये नीचे नीचे नहीं आया है, ये चीज नीचे नहीं आई है। ये उसमें जो पहला है वहां पे स्टार्टिंग का, उसमें अपलिफ्टमेंट है सीधे, लेकिन इसमें इन्होंने इरोजन को भी कंसिडर किया हुआ है, इरोजन को भी कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने आप लोग को जो 3 कंडीशन नहीं लिखाई थी, ये 3 कंडीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कराई गई है, इसीलिए इसके 3 पार्ट्स हैं। मैंने 3 कंडीशन, 3 पॉसिबिलिटीज जो आपको नहीं लिखाई थी फेज 2 में, यस, फेज 2 में कभी कभी अपलिफ्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, इरोजन कम रहेगा, याद आ रहा है? इरोजन कम रहेगा, कभी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो ये पोर्शन है, ये इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। किताब में भले थोड़ा दिखाया गया है, लेकिन ये जो अपर कर्व है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। जितना वेरिएशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये फर्स्ट फेज में और ये सेकेंड फेज में, उसके मुकाबले यहाँ पे देखो एक तरीके का कांस्टेंट ग्रोथ ही है अगर देखा जाए सेकेंड फेज में। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट ग्रोथ ही है यहाँ पे अगर देखा जाए, इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है इन कंपैरिजन टू दी फर्स्ट एंड थर्ड फेज, राइट। फिर लास्ट में ये जो बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिएगा, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। और जो प्लेन है उसको बोला हमने एंड्रम। जो प्लेन है यहाँ पे, प्लेन वगैरह जो फाइनली बन रहे हैं वो है एंड्रम, एंड्रम बना लो। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये है बेस लेवल की। ये इधर क्या शो करते हैं हम लोग? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड शो करते हैं। बन जाए तो बताना। ओके, एक स्लोप टाइप के बारे में जरा लिख लीजिए, डिस्कशन स्लोप टाइप के बारे में, इनपेंक्स मॉडल। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, कांस्टेंट वैक्सिंग, वेनिंग फेज, मतलब और ग्राफ को और समझाने के लिए आप चीजों को लिख सकते हो, अपर कर्व, लोअर कर्व, ये सब चीजें लिखी जा सकती, नो फर्दर अपलिफ्ट। मेन जो है वो तो हमने समझा ही दिया आपको। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे नेक्स्ट पॉइंट में, इनपेंक्स मॉडल। इन पेंक्स मॉडल
द स्लोप टाइप्स आर रिलेटेड टू फेजेस। ये एक पॉइंट आप लोग हर उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले ये समझ लो उसके बाद, आर रिलेटेड टू फेजेस, इसीलिए मैंने स्लोप टाइप वहां बताया नहीं था। तो स्लोप टाइप समझते हो, कॉन्वेक्स, कनकेव, स्ट्रेट स्लोप्स। एक होता है फ्री फेस भी होता है। तो पहले समझो, जो वैक्सिंग फेज था, वैक्सिंग फेज, इसमें कैसा स्लोप होता है? कॉन्वेक्स स्लोप। जो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होता है फेज, कॉन्टिन्यूअस, इसमें कैसा होगा? स्ट्रेट स्लोप। जो वेनिंग फेज होगा, उसमें कैसा होगा? कॉनकेव स्लोप। तो ये स्लोप मेरे को अलग अलग क्यों दिख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि पेंक ने क्या बोला था? ये क्यों मुझे अलग अलग दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ, इंटरैक्शन ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। कॉन्वेक्स स्लोप, कनकेव स्लोप, स्ट्रेट स्लोप, इसका मतलब क्या है? ऐसे समझ लो इसको, जो कॉन्वेक्स स्लोप होता है वो ये है, मतलब इसको बोलते हैं स्लोप एंगल। अगर मैं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लूं तो ये स्लोप एंगल है। तो कॉन्वेक्स स्लोप में जो स्लोप एंगल है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता जाता है। ये कॉन्वेक्स स्लोप है। स्लोप एंगल डिक्रीजेस विद हाइट। हाइट बढ़ती जाती है, स्लोप एंगल डिक्रीज होता जाता है। ये वैक्सिंग फेज में यही होता है। वैक्सिंग फेज में कॉन्वेक्स स्लोप ही दिखता है। फिर कॉनकेव स्लोप है, ये कॉनकेव स्लोप है। यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे अगर बात करी जाए, इसमें टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ करोगे, अंदर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लोगे, तो ये जो स्लोप एंगल है यहाँ पे हाइट के साथ बढ़ता जाता है। स्लोप एंगल इंक्रीजेस विद हाइट। ये है आपका कॉनकेव स्लोप। कॉनकेव स्लोप ये हमारा एसोसिएट है आपके वेनिंग फेज से। स्ट्रेट वाले में बहुत सिंपल है, ये है आपका स्ट्रेट, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। यही यही यहीं से हॉरिजॉन्टल मार दो, सब जगह जो स्लोप एंगल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सो जो वैक्सिंग फेज है उसमें कॉन्वेक्स स्लोप हमें देखने को मिलता है, जो वेनिंग फेज है उसमें हमें कॉनकेव स्लोप देखने को मिलता है। कल वाला लेक्चर कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ ऐसे बनाया था, कुछ ऐसे बनाया था, कुछ ऐसे बनाया था, याद आ रहा है? कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स, कनकेव। तो ये देखो ये वही तो है, अगर पूरा कर दूं मैं, ये वही तो है कॉन्वेक्स। इसको भी मैं पूरा कर दूं ऐसे, क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तल अपतल बोला जाता है ना, कुछ ऐसे ही, उत्तल अपतल ऐसे कुछ बोला जाता है। अपनी हथेली को लोग याद कर लेते हैं। आपकी जो हथेली है उसको अगर आप देखोगे तो हथेली वाला पार्ट क्या है, कनकेव, उसके ऊपर वाला कन्वेक्स। स्कूल में पढ़ाया जाता है ये, कॉन्वेक्स उत्तल। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। सो we are done with these theories, Penck and डेविस। कल मैं लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पे थोड़ा लेक्चर दूंगा। लैंडफॉर्म पे थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगा आप लोग को। तो किताब से आपको क्या करना है, किताब से आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। पेंक के बारे में प्रोसेसेस एक एक देख लेना, कुछ ऐड ऑन करना हो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। कल मैं लैंडफॉर्म जो डेवलपमेंट है उस पर हल्का सा आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है। किताब में देखिए, आइए किताब खोलिए। पेंक्स मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, मेरे में 219 पे है। जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर पेंक pleaded for the rejection of Daviesian model of geographical cycle based on time dependent series of landform development and presented his own model of morphological system for the explanation of landscape development। evolution की बात नहीं करी, evolution की उन्होंने बात नहीं करी, landform development। the main goal of Penk's model of morphological system was to find out the mode of development and causes of crustal movement on the basis of exogenetic प्रोसेसेस एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस को इन्होंने इंक्लूड किया, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस इनको इन्होंने इंक्लूड किया। नेक्स्ट लाइन थोड़ा छोड़ के देखिए। द लैंडफॉर्म दस रिफ्लेक्ट द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, क्योंकि जो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस होंगी वो अपलिफ्ट करेंगी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल बाय एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, और जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस लगेंगी वो क्या करेंगी, इरोजन को रिप्रेजेंट कराएंगी। सबको समझ में आ रहा है? तो इसका रेशियो ही इन्होंने समझाया है, अपलिफ्टमेंट और इरोजन, अपलिफ्टमेंट और इरोजन। तो इन्होंने दो बातें कैसे बोली है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस अपलिफ्ट करेंगी, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस नीचे करेंगी। तो इनके रेशियो का ही पूरा खेल है, इनके रेशियो का ही पूरा खेल है, इनके रेशियो का ही पूरा खेल है, कौन कब ज्यादा डोमिनेट कर जाए, जिस चीज को नकारा था डेविस ने। नेक्स्ट पैरा में देखिए, पेंक इज परहैप्स द मोस्ट मिसअंडरस्टूड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पुअर पुअर मैन, देखो कितनी अच्छी लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है, देखिए। पेंक is perhaps the most misunderstood geomorphologist of the world. It is not yet sure whether he used the word cycle or not in his model of landform development. Penk's views could not be known in true sense and could not be interpreted in right perspective because his incomplete work due to his untimely death। माना जाता है इनकी मौत में किसका हाथ था, डेविस का हाथ था। रहस्यात्मक कंडीशन में इनकी मृत्यु हो गई, रहस्यात्मक कंडीशन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका मॉडल पूरा क्या है, कुड नॉट बी इंटरप्रिटेटेड इन राइट पर्सपेक्टिव बिकॉज हिज इनकम्प्लीट वर्क ड्यू टू हिज अनटाइमली डेथ। नेक्स्ट, हिज ऑब्सक्योर कंपोजिशन इन डिफिकल्ट जर्मन लैंग्वेज, इल डिफाइंड टर्मिनोलॉजी, मिसलीडिंग रिव्यू बाय W.M. डेविस। रिव्यू डेविस ने उल्टा सीधा लिख दिया था इनकी थ्योरी पे, देखो
चौथा पॉइंट, मिसलीडिंग रिव्यू बाय WM डेविस एंड सम कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। मतलब डेविस को देख रहे हो आप कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं इनको वो करने में। So next paragraph, according to Penck, landform development should be interpreted by means of ratios between diastrophic processes and erosional processes। तो diastrophic processes का मतलब होता है endogenetic process, diastrophic मतलब होता है endogenetic। ये वर्ड NCERT में भी है, अगर आपने NCERT पढ़ी हो तो उसमें diastrophic का इस्तेमाल किया गया है endogenetic processes के लिए, ठीक है। बाकी ठीक है, आप लोग फिर देख लेना अपने हिसाब से। इधर आ जाओ आप लोग जरा, नेक्स्ट कॉलम पे, इसी पेज पे रहना, नेक्स्ट कॉलम पे। क्या आप लोग को फेज 1 दिख रहा है? फेज 1 ऑफ जेंडे एंटविंगलुंग बोल्ड में है, ठीक है, सबको मिल गया। उसमें देखो, इट मीन्स द फेज ऑफ वैक्सिंग एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। Initially, the land surface rises slowly, but after some time, the rate of upliftment is accelerated. Because of upliftment and consequent increase in channel gradient, flow velocity, kinetic energy, and of course, increase in discharge, the river continues to degrade their valleys with accelerated rate of down cutting, valley deepening or incision. But the rate of upliftment far exceeds the rate of valley deepening. समझ में आया? देखो, but the rate of upliftment far exceeds the rate of valley deepening. यही हमने सब लिखाया है आपको वहां पे, यही सब हमने लिखवाया है आपको वहां पे। यहां पे जरा देखिए, सिंस वैली डीपनिंग डज नॉट पेस विद द डज since valley deepening does not keep pace with the upliftment of landmass, the absolute height continues to increase. In other words, the altitude of divide summits as well as the altitudes of valley bottoms continue to increase as the rate of upliftment far exceeds the rate of vertical erosion. Absolute height as well as relative height both increases. याद आ रहा है सब कुछ? ये जो पॉइंट बोला ये वही है। तो आई थिंक आप लोग अब कर सकते हो, इतना हमने बता दिया जहां तक देखना हो। लास्ट में इवैल्यूएशन देख लेना, इवैल्यूएशन कि क्या था। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट के हमेशा ये तीर पे रहते थे, ठीक है। अब आप लोग इतना देख लेना, कल हम आगे बताएंगे। एनसीईआरटीज पढ़ते रहिए, वेदरिंग इरोजन उससे कर लीजिएगा, जीसी लियोंग से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हम आप पे अभी छोड़ रहे हैं, अभी हम जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उसको ले रहे हैं, ठीक है। सिलेबस थोड़ा है अभी, वो आप लोग अपने एंड से करते रहो, आराम से हो जाएगा, कोई इतना वो नहीं है। रिवर क्या बनाती है, डिपोजिशन, इरोजनल, विंड क्या बनाता है, ग्लेशियर क्या बनाता है, वॉल्केनिज्म क्या है, अर्थक्वेक क्या है, आराम से हो सकता है। कोई दिक्कत होगी तो हम ही हैं, ठीक। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, बाय 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 बाय।